बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदू विरोधी हिंसा जारी है। ढाका के खिलगांव थाना क्षेत्र में हिंदू मंदिर और घरों पर हमला हुआ है। कट्टरपंथियों ने घरों में जमकर तोड़फोड़ की है और लूटपाट की है। ऐसी तस्वीरें लगातार बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं। अब एक और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि बांग्लादेश के पाबना जिले में भी हिंदू अल्पसंख्यकों के घर पर हमले को लेकर खबर आई है। हिंसा के कारण सुजानगर में हिंदू परिवार रात भर सो नहीं पाए हैं। वार्ड नंबर 2 में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना की ये तस्वीर देखिए। हिंदू महिलाएं, बच्चे चीखते चिल्लाते यहां भी नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के कई न्यूज चैनलों में भी तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों ने न्यूज चैनल में रखा सामान तोड़ दिया। ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद न्यूज चैनल का प्रसारण बंद है। हुड़दंगियों ने बांग्लादेश के 71 टीवी, सोमॉय टीवी, डीबीसी न्यूज और डीबी और एनटीएन बांग्ला और समकल न्यूज चैनल में तोड़फोड़ की है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953 440 671 पर कॉल करें। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के पक्ष में खबर दिखाए जाने के कारण चैनलों को टारगेट किया गया। ये तस्वीरें सामने आ रही है बांग्लादेश से। और बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के कांडीपारा जिले के वरात में काली मंदिर पर हमले को अंजाम दिया है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया। मंदिर में रखी कुछ मूर्तियों को बाहर तक फेंक दिया। मंदिर का गेट तोड़। और एक और तस्वीर सामने आई है बांग्लादेश के बोगुरा जिले से। बोगुरा जिले में कट्टरपंथियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों के कई घर जला दिए। पीर गाछा इलाके में हिंदू मंदिरों पर भी हमला हुआ। वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार अलग अलग जिलों से, जहां घरों को, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और हिंदुओं के इलाकों में इस तरह के उपद्रवी लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखते पाচ্ছেন मंदिरेर और कट्टरपंथियों ने नोहाखली इलाके में भी मंदिर पर हमले को अंजाम दिया है। मंदिर में की गई तोड़फोड़ की तस्वीर आपके सामने होगी। मंदिर के बाहर आग लगा दी गई। वहां मौजूद लोगों पर हमला हुआ। हुड़दंगियों ने लाठी डंडों से लोगों को पीटना शुरू कर दिया। और इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज भारत में ही रह सकती हैं शेख हसीना। जी हां, यूके में अभी उनको नहीं मिली है शरण और जब तक किसी देश में शरण नहीं मिलती है, भारत में ही रहेंगी। जानकारी के मुताबिक शाम तक शरण मिलने की उम्मीद है। कहीं किसी देश की तरफ से असाइलम मिलने की उम्मीद है। फिलहाल वो भारत में ही है। सोर्सेस के हवाले से आ रही बड़ी खबर आपने जानी, लेकिन अब आगे शेख हसीना क्या करेंगी? इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करते हुए ये रवि समझना इस वक्त एक्सपर्ट से चर्चा करने से पहले जरूरी है कि शेख हसीना आगे क्या कदम उठा सकती हैं। विदेश में नए सिरे से वापसी की क्या रणनीति बनाएंगी? इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि बेटे जॉय जो दावा कर रहे हैं कि राजनीति से शेख हसीना संन्यास भी ले सकती हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये दावा किया था। और कहां शरण लेगी शेख हसीना? तो पहला नाम आ रहा है ब्रिटेन का। शरण लेने की यहां कोशिश हो रही है, अभी अनुमति वहां से नहीं मिली है। यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं। ब्रिटेन में शरण न मिलने पर यूरोप एक दूसरा ऑप्शन है जहां पर शेख हसीना जा सकती हैं। फिनलैंड समेत कुछ देशों से बात हो रही है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। और अगर किसी देश में असाइलम मिलता है, अनुमति मिलती है, तो वो भारत से आगे जाएंगी। सुरभि, बिल्कुल, अब हमारे तमाम सहयोगियों से इस बारे में और जानकारी लें। उससे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, क्योंकि बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सुशील कुमार सिंघल सर पूर्व राजदूत इस वक्त हमारे साथ हैं और जेके त्रिपाठी सर पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं। साथ ही बांग्लादेश से भी हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सलीम रेजा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आपको इस बीच ये भी बता दूं, हिंडन एयरबेस से इस वक्त मेरे सहयोगी विपिन चौबे हमें ज्वाइन कर चुके हैं और स्टूडियो में डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी भी इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले विपिन, संभव हो तो खबरें और तस्वीरें इस वक्त वहां हो रही हलचल के बारे में बताएं। देखिए सुरभि, मैं इस वक्त गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर खड़ा हूं और कल शाम 5:30 बजे के बाद बहुत कुछ एक्टिविटी नहीं है।
और कोई हलचल भी बाहर नजर नहीं आ रही है, कोई अलग से सिक्योरिटी नहीं लगाई गई है। ये जरूर है कि कल शाम लगभग 5:30 बजे शेख हसीना का विमान यहाँ पर लैंड हुआ और देश के NS अजीत डोभाल उनसे मिलने आए। लगभग 1.5 घंटे वो यहाँ पर रहे और उसके बाद जाकर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया है। भारत की निगाहें बांग्लादेश पर हैं, हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है और भारत जो भी मदद हो सकता है वो शेख हसीना को देने की कोशिश कर रहा है। खबर यह है कि वो उन्हें ब्रिटेन में शिफ्ट होना है, लेकिन उसके लिए जो असाइलम है, जो परमिशन है, वो उनको नहीं मिल रहा है और जब तक वो नहीं मिल पाता है तब तक वो भारत में ही रहेंगे। इस वक्त अंदर का माहौल क्या है, किस तरह से वो रह रही है, क्या उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई है, कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के सोर्सेस से नहीं लीक की जा रही है। और चूंकि ये एयरफोर्स का एयरबेस है इसलिए यहाँ पर सुरक्षा पहले ही ज्यादा होती है, लिहाजा उनका प्लेन अंदर है, टेक ऑफ किया है या नहीं किया है, वो कब तक टेक ऑफ करेंगी इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना फिलहाल तो नहीं दी जा रही है। ठीक है विपिन, आप नजर बनाए रखें और देखिए हमारे साथ GD बख्शी साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और खास बात यह कि 1971 की लड़ाई में, जंग में वो शामिल रहे हैं। बख्शी सर, जो शेख हसीना के बेटे हैं उन्होंने एक बयान दिया कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल चुका है। आप अपने अनुभव से बता सकते हैं हमें क्या कि आखिर जो सिचुएशन है वो बांग्लादेश को किधर लेके जा रही है और भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है? देखिए, सबसे पहले तो भारत के लिए काफी बड़ी चिंता की बात है। जब से ये आज़ादी की जंग शुरू हुई थी बांग्लादेश में, एक बड़ा शार्प पोलराइजेशन वहाँ पे हुआ है। मुक्ति वाहिनी के मुक्ति योद्धा पाकिस्तान के जेनोसाइड, पाकिस्तान के मास रेप और जो 10 मिलियन रिफ्यूजीज को बाहर धकेलना, उसके खिलाफ वो लड़े थे। लेकिन जब आज़ादी मिल गई उसके बाद कई सारे बांग्लादेश की आर्मी के ऑफिसर जो वेस्ट पाकिस्तान में रह गए थे वो लोग वापस आए और धीरे धीरे उन्होंने 1974 तक वहाँ पे कू करवा दिया। आपको याद होगा, देजा वू है, 1975 में बड़ी भयंकर स्थिति वहाँ पे हो गई थी। बंगबंधु के खिलाफ बगावत और उनको निकालने के लिए जब एविएशन रिसर्च सेंटर का हेलीकॉप्टर गया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। नतीजन मार डाले गए बड़े बेरहमी से। उनका पूरा परिवार, सिर्फ शेख हसीना वाजिद जिंदा बची थी। बट उसके बाद काफ़ी सीरीज ऑफ मिलिट्री कूज हुए, ज़ियाउर रहमान वगैरह ये लोग आए वहाँ पे और फिर धीरे धीरे जो मुक्ति योद्धास का जो फैक्शन था, जो तबका था, वो फिर वापस उन्होंने अपने आप को रीअसर्ट किया इन जिहादियों के खिलाफ, इन इस्लाम कट्टर पंथों के बरखिलाफ, पाकिस्तान की ISI के बरखिलाफ। बहरहाल इस वक्त जो पाकिस्तान की, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर ये किया है, पाकिस्तान की ISI मेन मोहरा है क्योंकि इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों थे, जिहाद इस्लामी वगैरह जो BNP पार्टियां हैं, जो ग्रास रूट इस्लामिक मूवमेंट्स हैं, उनके साथ जिहादी एलिमेंट्स के साथ ISI की अच्छी साठ गांठ है। याद रहे, जब आसिम मुनीर जो अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, फॉर्मर DG ISI रह चुका है, जब वो अमेरिका गया तो वो विक्टोरिया न्यूलैंड से मिला था। उन्होंने भी इसको कैट्स पॉ के तौर पे इस्तेमाल किया है ISI को, ये इस्लामिक कू जैसा है वहाँ पे करने के लिए। एक आप देख रहे हैं कि काफ़ी मिसस्टेप्स हसीना वाजिद की सरकार ने भी किए, बट उनके चलते एक मैदान 2.0 जैसा माहौल ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। स्ट्रीट प्रोटेस्ट को इस चरम सीमा पर लाकर उनको बाहर भागने पे, बांग्लादेश छोड़ने पे बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपने दी है। साजिश और इसके बारे में आगे आपसे सवाल करूं उससे पहले एक सबसे बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि अब बांग्लादेश पर भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और सुबह 10 बजे का वक्त है जब संसद भवन में यह बैठक होने वाली है। हालांकि सभी प्रमुख दलों के नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे और बांग्लादेश पर संसद में बयान देने पर फैसला लिया जाएगा। सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संसद भवन में होने वाली सर्वदलीय बैठक के बारे में और क्या जानकारी आनंद?
कि देखिए कल तमाम दलों ने संसद के अंदर और संसद के बाहर सरकार से जानने की कोशिश की थी कि बांग्लादेश में जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं उसको लेकर भारत सरकार के स्टैंड क्या है। इसके साथ साथ शेख हसीना को लेकर सरकार क्या विचार कर रही है, क्या शेख हसीना को भारत में रखना है या फिर वो आगे कहीं पॉलिटिकल असाइलम लेगी। राहुल गांधी तक ने कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से जाकर मुलाकात की थी और इस बारे में उनसे सरकार का रुख जानना चाहता था। ऐसे में तमाम तरह के शंकाएं हैं, चिंताएं हैं। तो ऐसे में आज सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 10 बजे ये सर्वदलीय बैठक है जिसमें सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सरकार की तरफ जैसा कि आपने बताया गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ संसदीय कार्य मंत्री तो रहेंगे ही रहेंगे और विदेश मंत्री इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता जो इस बैठक में मौजूद रहेंगे उनको बांग्लादेश को लेकर भारत सरकार क्या सोच रही है और अभी वहाँ पे कैसे राजनीतिक हालात है उसको लेकर एक ब्रीफ करेंगे, एक प्रेजेंटेशन देंगे और साथ ही साथ इसी बैठक में भी ये तय किया जाएगा कि सरकार आज संसद में क्या बयान देगी। क्योंकि सरकार का ये मानना है कि अभी बड़ा प्री मैच्योर और ऐसे वक्त में अगर सरकार कोई बयान देती है तो सरकार को अपना स्टैंड बताना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो वहां नई सरकार बनने जा रही है उसको लेके कुछ संशय हो जाए या भारत के रुख को लेकर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में सरकार एक बार जो राजनीतिक दल है, देश के प्रमुख राजनीतिक दल है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है और उसके बाद संसद में बयान देगी। बिल्कुल, भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है और ऐसे में सभी दलों की राय लेने की भी कोशिश की जा रही है। कोई भी एक ऑफिशियल स्टैंड सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से रखने से पहले। और देखिए, शेख हसीना के बेटे वाजिद राय का दावा सामने आया है, अब राजनीति में नहीं लौटेंगी शेख हसीना। वो ये कह रहे हैं शेख हसीना बांग्लादेश के मौजूदा हालात से निराश हैं, बांग्लादेश को विकसित बनाने का सपना टूटा, ये कहना है शेख हसीना के बेटे का। अचल मल्होत्रा सर, सवाल आपसे, शेख हसीना की भारत में मौजूदगी और इस बीच ये हालात, जिसकी ये तस्वीर जरा आप स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि यहां पर हिंदुओं पर जो खतरा इस वक्त वहां पर बना हुआ है, जाहिर सी बात है भारत की भी उस पर नजर है। अचल सर। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक सारांश पे बोलूँ, आप जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेटबैक है। क्योंकि आप अगर इतिहास पे नज़र डालें बांग्लादेश और भारत के संबंधों के, तो जब जब बीएनपी पावर में रही है भारत और बांग्लादेश के संबंधों में गिरावट आई है और जब जब शेख हसीना पावर में रही है भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। ख़ास तौर से उन्होंने हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर बहुत काम किया है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रिलेटिवली शांति है तो उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन उनका भी रहा है। इसी तरह कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। हैविंग सेड दैट, अब सवाल ये है कि इससे आगे क्या हम बांग्लादेश को अबंडन तो कर नहीं सकते। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और मुझे लगता है कि भारत धीरे धीरे वापस जो भी पावर में आएगा, इंटरिम गवर्नमेंट और मोस्ट प्रॉब्ली बीएनपी और जमात इस्लामी आएगा, वो भारत डेफिनेटली उन्हें इंगेज करेगा। और ये आप पिछले इतिहास में भी नज़र डालेंगे तो हमने म्यांमार में मिलिट्री रूलर्स को भी इंगेज किया। हमने हर, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, नेपाल हो, जहाँ जहाँ एंटी इंडिया सेंटीमेंट आया उसके बावजूद भी हमने बहुत ही शांति के साथ उन सरकारों को इंगेज किया जो भारत के खिलाफ थी। इवन तालिबान को भी हम इंगेज कर रहे हैं जहां हमने जो हमारे स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। तो ये अब धीरे धीरे वक्त बताएगा, बट जो हालात हैं वो ऐसा लग रहा है कि कट्टर इस्लामवाद की तरफ जो है अब बांग्लादेश जाएगा और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर आने वाले वक्त में इसे जो अभी रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है उसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश या इस्लामिक बांग्लादेश का नाम दे दिया जाए पाकिस्तान की लहजे में। बिल्कुल सर, तो ये जो एंटिसिपेशन आपने दिया है बांग्लादेश के एक नेशनल कैरेक्टर को लेकर, ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि एक सीमा पाकिस्तान के साथ हमारी लगी है और हम वहां पर किस तरह की सिचुएशन को देख रहे हैं वो एक बड़ा एग्जांपल है अगर ऐसा होता है तो। और देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। खालिदा जिया के बेटे ने रची तख्ता पलट की साजिश। जी हां, ये खबर सामने आ रही है। 6 साल पहले आईएसआई ने रची थी तख्ता पलट की साजिश और बीएनपी चीफ तारिक रहमान आईएसआई की साजिश में शामिल। 2018 में तारिक रहमान और आईएसआई की मीटिंग हुई थी लंदन में, तख्ता पलट का प्लान बना था और देखिए उसी प्लान के तहत इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में वहां की सरकार के खिलाफ। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट,
और आईएसआई की इसी साजिश को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर बड़े खुलासे आपके सामने, जिसके बाद बड़े सवाल, क्योंकि अब खुलासा नंबर 1, जहां बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश 6 साल पहले रची गई, इसमें इंपॉर्टेंट है आईएसआई और बीएनपी चीफ तारिक रहमान की प्लानिंग को लेकर किया जा रहा खुलासा। हालांकि इंफॉर्मेशन ये भी है रवि कि आखिर किस तरीके से मीटिंग्स को लेकर भी अब बड़े खुलासे हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए मीटिंग दर मीटिंग हुई और उसके बाद ये प्लान बनाया गया। जुलाई 2018 में लंदन में तख्ता पलट का प्लान बना, पहली मीटिंग में। दूसरी मीटिंग सऊदी अरब में आईएसआई के प्लान को आगे बढ़ाया गया। ये सऊदी अरब में दूसरी जो मीटिंग हुई, वहां से इस प्लान को आगे बढ़ाया गया। ये पहले खुलासे के तहत मीटिंग्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन रवि रखी है, लेकिन अभी खुलासा नंबर 2 भी है। हालांकि इस मीटिंग में किसको क्या जिम्मेदारी दी गई, ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि आईएसआई ने तारिक रहमान को इसकी जिम्मेदारी सौंपी और इसके बाद तारिक की आईएसआई से यूरोपीय देशों में मुलाकात को लेकर भी बड़े खुलासे हो चुके हैं। लेकिन अब बात खुलासा नंबर 2, जहां आईएसआई ने सीनियर ऑपरेशनल कमांडर जावेद मेहंदी को जिम्मेदारी दी है। अब इस खुलासे में किसकी क्या भूमिका रही, ये एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन रवि इस पूरे मामले में सामने आ रही है, जहां आईएसआई ने तारिक रहमान और जमाते इस्लामी के बीच गठबंधन तक करवा दिया। बिल्कुल, इसीलिए ये जो रेडिकल इंपैक्ट है इस पूरे तख्ता पलट के दौरान वो नजर आ रहा है। देखिए, ढाका यूनिवर्सिटी में जमाते इस्लामी ने स्टूडेंट विंग तैयार किया और इसको एक फ्रंट फेस की तरह इस्तेमाल किया गया। आईएसआई ने तारिक के जरिए स्टूडेंट विंग को कई मिलियन डॉलर भेजे, फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल बैकिंग मिली और जिससे पूरा ये कू तैयार किया गया, इसका पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है साजिश, और उसी साजिश के तहत जो पूरी प्लानिंग हुई है, ये एक एक इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई है। लेकिन साजिश की जानकारी बांग्लादेशी खुफिया एजेंसीज को भी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रवि आज के इस हालात में ये साफ हो गया कि ये सब कुछ प्री प्लान था, लेकिन प्रधानमंत्री दफ्तर तक जानकारी नहीं पहुंचने दी गई। यानी एक सीक्रेसी के साथ की गई प्लानिंग के बाद रवि आज ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए, जब इसमें अलग अलग एजेंसियों की भूमिका आप दिख रही है तो कई सारे सवाल आ रहे हैं। सुमित, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैठकें चल रही थी, शेख हसीना को इंफॉर्मेशन क्या नहीं दी गई थी? जमीन तैयार कर ली गई, पैसा आ रहा था विदेशों से, आईएसआई का हाथ था, क्या सरकार अलर्ट नहीं हो पाई, मौका नहीं मिला, या फिर देश के अंदर चाहे वो सेना हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या फिर पूरे सिस्टम में बैठे महत्वपूर्ण लोग हो, उन लोगों ने सरकार को अंधेरे में रखा, डार्क में रखा और अचानक से यह बम फूट गया? देखिए, बिल्कुल, तारिक रहमान के बारे में सबसे पहले तो आप जान लीजिए आखिरकार वो है कौन। खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे हैं। 2008 से लगातार लंदन में उन पे कई मामले चल रहे हैं जिसमें उन्हें आजीवन कारावास तक की भी सज़ा हो चुकी है और वो आईएसआई के लिए एक माकूल या फिर सबसे बेस्ट कैंडिडेट थे जो लगातार ये पूरी मूवमेंट को चला सकते थे। लंदन में बैठकर लगातार पैसे का फ्लो किस तरीके से किया जाएगा, पार्टी वर्कर्स को कैसे मोबिलाइज किया जाएगा, और आप देखिए कि जो दूसरे स्टूडेंट विंग्स हैं उनको कैसे मोबिलाइज करना है, ये सिर्फ तारिक रहमान के बलबूते ही किया जा सकता था। और इंपॉर्टेंट ये है कि जब 6 साल से लगातार ये सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, इसको लेकर बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इनपुट पहुंच चुके थे। उन्होंने पीएमओ को इसके बारे में आधी अधूरी जानकारी दी और ये भी कहा कि देखिए, अब तक इस पर लगातार कई चीजें आगे निकल रही हैं, लेकिन पीएमओ को या फिर आपके शेख हसीना को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई कि कैसे स्टूडेंट विंग्स के जरिए लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहले ढाका यूनिवर्सिटी में मौजूद एक विंग था, उसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि वो गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने साथ इंक्लूड लेकर। और जावेद मेहंदी की आपने बात की, वो लगातार आईएसआई के वो बड़े एक ऑफिसर थे जो लगातार इस पूरे मिशन में लगे रहे। पैसे का फ्लो कैसे बांग्लादेश में जाएगा, किस किस स्टूडेंट विंग को कितने पैसे देने, और इसके अलावा जो वहाँ के एम्प्लॉयज़, जो वहाँ के जो मजदूर यूनियन थी या फिर जो उनके जो वर्कर्स यूनियन थे, उनको कैसे इसमें इंक्लूड करना है, ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस पूरे मूवमेंट का, इस पूरे प्रोटेस्ट का। और इसको एक तरीके से एंटी स्टूडेंट, जी कंप्लीट करिए अपनी बात। बिल्कुल, इसको एक तरीके से रिजर्वेशन के साथ साथ इसको एक एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट क्रिएट कर दिया गया। और एकदम से अगर आप देखें कि कल जब शेख हसीना को ये मालूम पड़ा कि अब ये मूवमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आर्मी ने, पैरामिलिट्री ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तब उनके पास सिर्फ और सिर्फ अपना देश छोड़कर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फेलियर, हमारे एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल सर भी हमारे साथ है। सिंघल सर, अब फेलियर की बात और जिस तरीके से इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं, अगर आपने उनके बेटे की बात भी सुनी हो तो जॉय भी ये दावा कर रहे हैं कि विदेशी ताकतों का हाथ है और ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ साजिश के तहत हुआ। ये सुरभि जी, बात यह है कि ये तो सही बात है कि बिना विदेशी सपोर्ट के
ये जो हो रहा है वो कुछ नहीं होता। अब उसमें ये है कि विदेशी सपोर्ट कितना था और इनकी जो पॉलिसीज़ थी उसका योगदान कितना रहा और कितना उन्होंने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस रहा, तो वो एक विषय है जिस पर अभी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी खुलासे होने बाकी हैं। एक फैक्टर है कि हम भूल रहे हैं कि इनकी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका है रजाकार जो थे, जिन्होंने जो इनको सपोर्ट किया था 71 में। वो पाकिस्तान ने कहा था उनको कि भी हम अपने यहाँ ले लेंगे उनको वापस, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो उनकी हालात बांग्लादेश में भी बहुत ख़राब है क्योंकि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, उनको सिटीजनशिप नहीं दे रखी है, तो उसको भी इसमें एक्सप्लॉइट किया गया है। और ये जो साजिश हम बता रहे हैं 6 साल से, काफ़ी समय से चल रही थी, क्योंकि जो बीएनपी है वो उनका सबको हमें मालूम है कि उनको सपोर्ट जो पाकिस्तान और चाइना का रहता था, तो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे जब से शेख हसीना आई थी। तो तब से बराबर उनकी कोशिश चल रही थी कि किसी तरीके से वो वापस बीएनपी या उस तरह के सपोर्टर को लाया जाए, और उसके लिए उन्होंने जो भी हो सकता था उसका इस्तेमाल किया, इंक्लूडिंग जो फारिक जो उनके बेटे हैं खालिदा जिया के, उनको इस्तेमाल किया उनके, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट कोइंसाइड करते थे। और अभी जैसे आपने इलेक्शन के बाद आपने देखा कि जो है एक उन्होंने एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा था कि बॉयकॉट इंडिया, तो शुरुआत वहाँ से हुई। और उसमें जब रिजर्वेशन की बात जो आई 30% की, रिजर्वेशन पहले भी था वहाँ पर, लेकिन इसको एक मुद्दा बनाया गया क्योंकि लोगों का उनके दिमाग में डाला गया कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगी किसी को, और उस सबको मिला करके एक ऐसा उन्होंने जाल रचा। क्योंकि अब देखें तो अब एक और भी फैक्ट है यहाँ पे कि बांग्ला एक सर इसमें जो एलिमेंट इस प्रोटेस्ट के दौरान हमें दिखा है, जो इसका कैरेक्टर दिखा है कि रेडिकलाइज मॉब भी इसमें शामिल थी, तो ये क्या था, इस पे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट सामने आए हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ रिजर्वेशन की लड़ाई तक का नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ सरकार को उखाड़ फेंकने तक का नहीं दिखाई दे रहा। और देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने संसद भंग करने का ऐलान किया है। आधी रात को राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बैठक हुई, सेना प्रमुख और राजनीतिक दलों के साथ चर्चा, खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश भी आया, आंदोलनकारियों को रिहा करने का आदेश आया है। और हमारे साथ जीडी बख्शी सर भी जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी सर, हम बात कर रहे थे कि किस किस तरह के एलिमेंट इस मूवमेंट में आए, लेकिन एक जो चीज, एक कैरेक्टर दिख रहा था जिसका आपने भी जिक्र किया कि रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस इसमें घुसी थी, और उसी का नतीजा है कि इतना वायलेंट, इतना उग्र हो गया। क्या इसकी जमीन एक दिन में तैयार हुई है या फिर लंबे समय से यह प्रोसेस चल रहा था? कवर स्टूडेंट्स थे, आगे का फेस रिजर्वेशन का मुद्दा था, लेकिन पीछे कुछ और था। क्या इसे ऐसे देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, ये जहां तक रिजर्वेशन का मुद्दा है, ये तो मतलब एक एक्सक्यूज था गैल्वनाइज करने के लिए। सबको मालूम है कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और 30% रिजर्वेशन मुक्ति जोधा के और उनके बच्चों के लिए घटाकर 5% कर दी थी। मुद्दा तो एड्रेस हो चुका था सुप्रीम कोर्ट के जरिए। तब भी ये जो है एक किस्म की इस्लामिक जिहादी बगावत जो है ये वहाँ पे ऑर्केस्ट्रेट की गई है। इस्लामिक छात्र संघ ये बनाया गया, पैसे चीन की तरफ से आए हैं, ऑपरेशनल कार्रवाई सारी आईएसआई ने करी है। ये 1-2 साल की बात नहीं, काफ़ी देर की बात है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले हसीना वाजेद ने खुद कहा था कि बाहरी शक्तियां उनसे वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो मांग रही हैं बेस के लिए, अमेरिका बेस के लिए आइलैंड मांग रहा है। चीन अपनी पनडुब्बियां वहां स्टेशन करना चाहता है चिटागोंग के पोर्ट में। और उसके अलावा जो तीस्ता का प्रोजेक्ट है, चीन बड़ा कीन था कि वो उसको ले, उन्होंने उसको भारतवर्ष को दिया। उनको पूरा अंदेशा था कि ये विदेशी ताकतें उनके खिलाफ जमकर साजिश में लगी हुई है, और ये साजिश का नतीजा आज हम देख रहे हैं। बस शरेआम साफ ये एक मैदान टाइप कू है। ये टेक्सटिंग पे इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको करा देती हैं, जैसे फ्लैश डांस मॉब्स आते हैं उस तरह फ्लैश मॉब्स इकट्ठे किए जाते हैं। ये हमने अरब स्प्रिंग में देखा है, ये हमने
ऑरेंज रेवोल्यूशन इत्यादि इत्यादि, ये उसका रिपीट है ट्रेलर का। लीड रोल प्ले किया है पाकिस्तान की आईएसआई ने। ये मरा फटीचर मुल्क अपनी आईएसआई को अब लोन कर रहा है चीन को हथकंडे करने के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए। मैं फिर दोहराता हूं कि जब पिछले साल गया था आसिम मुनीर अमेरिका में, वो उसकी लंबी मुलाकात विक्टोरिया न्यूलैंड से हुई थी। विक्टोरिया न्यूलैंड को सब जानते हैं, मैदान के जो कू की जो ऑर्केस्ट्रेटर थी वो विक्टोरिया न्यूलैंड थी। जी। कई सारी जो है हॉस्टाइल पावर्स का ये यहाँ पे जमावड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है कि लीड रोल जिस तरीके से आईएसआई प्ले कर रहा है। त्रिपाठी सर, एक सवाल इसी आधार पर आपसे, क्योंकि साजिश को लेकर खुलासा और साजिश के पीछे कौन, जिसमें आईएसआई के लीड रोल को लेकर तो हम बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त के मौजूदा हालात में शेख हसीना की भारत में मौजूदगी और इस हालात में आने वाले वक्त में बांग्लादेश में किस तरीके से अंतरिम सरकार बनते हुए भी क्या इस मॉब का या बाहर मौजूद उपद्रवियों का सहयोग के आधार पर कुछ हालात में सुधार होता आप देख रहे हैं? क्या ये संभव होता नजर आ रहा है कुछ घंटों में भी? त्रिपाठी सर। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी जो सेनाध्यक्ष ने ये कहा है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, कल उसकी मीटिंग हुई, उससे ये साफ हो गया कि इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनेगी, क्योंकि उसमें खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बुलाया गया लेकिन अवामी लीग को नहीं बुलाया गया, एक चीज़। दूसरी चीज़, उसमें छात्र नेताओं को बुलाया गया जिसमें अवामी लीग के छात्र नेता जो है अवामी छात्र परिषद के लोग नहीं थे। तीसरी चीज़ उसमें देखिए ये है कि जो अवामी लीग के लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, कैडर के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके घरों और ऑफिसेस को जलाया जा रहा है, और ऐसे में अवामी लीग की अगर नेता खुद वहाँ नहीं है तो अवामी लीग की कमर टूट चुकी है। अब अगर ठीक है संसद भंग कर दिया राष्ट्रपति ने, नए इलेक्शंस होंगे, नए इलेक्शंस में अवामी लीग पता नहीं खड़ी हो पाएगी या उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो भी अवामी लीग के पास अब ऐसा कोई भी वेरविदल नहीं है जिससे कि अवामी लीग ये इलेक्शन लड़ सके। तो अब सीधी चीज़ ये है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लड़ेगी। आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेना प्रमुख के आगे भी अभी किस तरीके की चुनौतियां। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो अवामी लीग के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। ढाका की सड़क पर एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, भारतीयों तक को वहां पर हिंदुओं को वहां पर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मंदिरों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सेना के सामने भी तो चुनौती है ना त्रिपाठी सर? जी, सेना के सामने चुनौतियां, लेकिन सेना ने अभी तक इसको लोगों को, उपद्रवियों को खुली छूट दी है। आपने देखा कि कल टैंक पर चढ़ करके उपद्रवी आगे आ रहे थे, और एक आध जगह खबर आई है कि सेना के साथ हल्की सी मुठभेड़ भी हुई है, लेकिन सेना अभी बाय एंड लार्ज चुपचाप बैठी है, और इसलिए शायद बैठी है कि सेना ये सोच रही होगी कि एक बार उपद्रवी छात्रों का या और जो एंटी सोशलिस्ट हैं या इस्लामिस्ट हैं उनके मन का गुबार उतर जाए, तब फिर हम स्थिति को संभालें। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को तोड़ा गया, मतलब शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के लिए भी सेना को कम से कम प्रोटेक्ट करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टीज को, संसद को, पीएम हाउस को, ये सबको सेना ने बिल्कुल छोड़ दिया उनके हवाले, जो सड़क पर तांडव कर रहे थे, और अब देखिए इन संस्थानों के अंदर घुसकर तांडव कर रहे हैं। ये भी बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। इसीलिए बार बार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये मामला सिर्फ एक सरकार बदलने का था या इससे आगे का है। और बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने शेरपुर में जेल पर धावा बोला, लाठी, डंडे और अन्य हथियार लेकर पहुंचे थे प्रदर्शनकारियों ने जेल का गेट तोड़ा, 500 कैदी फरार हो गए। ये देखिए एक और खबर, और ये सारी खबरें अगर आप मिला दें तो ये बहुत ही चिंता का विषय है बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के लिए, कि तोड़फोड़ के अलावा देखिए 500 कैदी को एक तरीके से रिहा करा दिया उपद्रवियों ने, गेट तोड़कर, ताला तोड़कर।